अत्याचारी सास और बहू। शर्मा परिवार में एक विमला देवी नाम की अत्याचारी औरत रहती थी। उनका बेटा बहुत होशियार था और काफी पैसे कमाता था। विमला देवी अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती हैं। अरे भाई साहब, लड़की तो हमें बहुत पसंद है, अब कुछ लेन देन की बात कर ली जाए। बहन जी, मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, देने के लिए मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 5 लाख रुपए आपको दे सकता हूँ। वैसे तो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं, मेरे बेटे के लिए तो लोग 50 लाख रुपए देने को तैयार हैं, पर आपकी बेटी पढ़ी लिखी दिखती है, इसीलिए मैं हाँ कर देती हूँ। रूपा के पिता खुशी खुशी बात पक्की कर देते हैं। बेचारी रूपा अपनी सास का सारा काम करने लगी। शादी के बाद अपनी सास को खुश करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन विमला देवी हमेशा उसे ताने सुनाती रहती। अरे मेरे बेटे के लिए तो 50 लाख लोग देने को तैयार थे, लेकिन मैंने तेरे बाप से बस 5 ही लाख लिए। अब घर का सारा काम कर, ये देख बर्तन अभी तक पड़े हैं। माँ जी, मैं भी कर देती हूँ। कुछ समय बाद रूपा प्रेग्नेंट हो जाती है। वो बहुत खुश थी। देख रूपा, मुझे तो घर के लिए एक चिराग चाहिए, ध्यान रहे लड़की नहीं होनी चाहिए। माँ जी, ऐसा आप क्यों कह रही हैं? आजकल तो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। रहने दे, मैं साफ साफ कह रही हूँ, अगर बेटा हुआ तो ठीक, और बेटी हुई तो अपने बाप के घर चली जाना। ऐसा ही होता है। रूपा को एक लक्ष्मी जैसी बेटी होती है, लेकिन उसका पति और सास उसे अस्पताल से लेने तक नहीं आते। हाँ, अब मैं क्या करूं पिताजी? मेरी सास मुझे लेने नहीं आई क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ पिताजी। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो मेरी ही गलती है जो मैं विमला देवी को पहचान नहीं पाया। तू दुखी मत हो, मेरे साथ अपने घर वापस चल। रूपा के पिता उसे अपने घर वापस ले आते हैं। रूपा खुशी खुशी अपनी बेटी का पालन पोषण करती है, अपने पिता का सहारा बनना चाहती है, इसीलिए वो बहुत अच्छे केक बनाकर बाजार में बेचने लगती है। हर जगह रूपा के बनाए हुए स्वादिष्ट केक लोगों को पसंद आने लगते हैं। अब रूपा के पास दिन रात काम की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे वो एक फैक्ट्री चलाने लगती है। जब ये बात विमला देवी को पता चलती है, हाय हाय, इतनी काबिलियत बहू को मैंने घर से निकाल दिया, और लक्ष्मी जैसी मेरी पोती, मैं उसे आज ही ले आती हूँ। विमला देवी लालच में आ जाती है और अपने बेटे को लेकर रूपा को वापस घर लाने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। अरे बेटी, मुझे माफ कर दे, चल अपने घर, मेरी पोती को मुझसे दूर मत कर। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अच्छा हुआ जो आपने मुझे आईना दिखा दिया। मेरे पिताजी से एक बार गलती हुई, लेकिन अब हम दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, अब मैं अपने पिता का सहारा बनूंगी और यहीं रहूंगी। रूपा की सास खाली हाथ अपने घर लौट जाती है। इसीलिए कहते हैं, लालच नहीं करना चाहिए और बेटियों को हमेशा सम्मान और प्यार देना चाहिए। एक गांव में भरत नाम का एक लड़का अपने मामा मामी के पास रहता था। भरत के मामा उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन भरत की मामी उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वह बात बात पर भरत को डांटती रहती थी। आ गया कामचोर, मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती हैं, जाकर अपना काम कर। हाँ। मामी की डांट सुनकर भरत मायूस होकर एक कोने में चला जाता था और वहां जाकर लकड़ी लोहा कुछ भी मिले उससे खिलौने बनाने लगता था। भरत पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। स्कूल में सभी मास्टर उसकी प्रशंसा करते थे। भरत के मामा की एक बेटी थी राधा, वो भी भरत के साथ ही उसी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उन दोनों को स्कूल से एक होमवर्क मिलता है। देखो बच्चों, आज आप लोगों को एक मॉडल बनाना है, वो भी एक हेलीकॉप्टर का मॉडल, और हो सके तो वो उड़ने वाला हो तो और अधिक अच्छा है। यह सुनकर भरत अपनी मामी से कहता है, मामी मुझे भी एक हेलीकॉप्टर दिलवा दो ना, मेरा भी मॉडल है। यह सुनते ही उसकी मामी को गुस्सा आ जाता है। वह भरत की पिटाई करते हुए कहती है, क्या कहा? तुझे भी हेलीकॉप्टर चाहिए? रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ, इधर आ मेरे पास, अभी दिलाती हूँ हेलीकॉप्टर, आ जरा इधर। भरत के मामा आकर भरत को बचाते हैं। क्यों मार रही हो इसे तुम? कोई बात नहीं बेटा भरत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर दिलवाऊंगा।
अजी आप ये क्या कर रहे हो? इसे ही सब कुछ देते रहोगे या अपनी बेटी के लिए भी कुछ बचाओगे? भरत रोते रोते अपने खिलौनों की वर्कशॉप में चला जाता है और मन ही मन में ठान लेता है कि वह अपना हेलीकॉप्टर स्वयं बनाएगा। कुछ ही दिनों की मेहनत से भरत एक हेलीकॉप्टर बना लेता है। एक दिन भरत के साइंस टीचर वहाँ से गुजरते हैं। प्रणाम गुरुजी, देखिए मैंने हेलीकॉप्टर बनाया है, बताइए कैसा है यह? अरे वाह बेटा, इतना अच्छा हेलीकॉप्टर तो किसी ने भी नहीं बनाया होगा। लेकिन गुरुजी यह उड़ नहीं सकता, अब मैं क्या करूं? भरत के साइंस टीचर उसकी मदद करते हैं और उसमें एक छोटा इंजन और पंख लगा देते हैं। अब भरत का हेलीकॉप्टर सच में उड़ने लग जाता है। लेकिन उसने डर के मारे अपने हेलीकॉप्टर की बात अपने मामा मामी से छुपा कर रखी थी। एक दिन जब उसके मामा मामी और राधा खेतों में काम कर रहे थे, तभी अचानक वहां पर बाघ आ जाता है। सभी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी बाघ राधा को देख लेता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। भरत को जैसे ही पता लगता है, वह तुरंत अपना हेलीकॉप्टर उड़ाकर वहां आ जाता है। राधा राधा, यह रस्सा पकड़ो और ऊपर आ जाओ। इससे पहले कि बाघ राधा को पकड़ सके, राधा वह रस्सा पकड़कर हेलीकॉप्टर के ऊपर आ जाती है और भरत राधा को उड़ाकर अपने घर ले आता है। यह देखकर उसके मामा मामी उसे गले से लगा लेते हैं और भरत की मामी कहती है, अरे बेटा, मुझे माफ करना, तुझ पर हमेशा नाराज होती रही। तूने राधा की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे माफ कर दे बेटा। विश्वासपुर गांव में सुरेश नाम का एक तरबूज बेचने वाला था। वह तरबूजों को ट्रैक्टर में भरकर जगह जगह गांव-गांव जाकर बेचता था। उसके तरबूज बहुत अच्छे और मीठे होते थे, लेकिन वो बहुत ही लालची था और अपने तरबूज बहुत महंगे दामों में बेचता था। भैया तरबूज कैसे दिए? 100 रुपए का एक लगेगा। क्या कहा, 100 रुपए का एक? 50 का दोगे तो मैं ले लूंगा। क्या कहा, 50 का? अरे तरबूज लेने की हैसियत नहीं है तो यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ, भागो यहाँ से। सभी लोग सुरेश की बदतमीजियों से तंग आ गए थे। वह आए दिन सभी लोगों से ऐसे ही झगड़ता रहता था। रघु नाम के एक लड़के ने सुरेश से अपने पिताजी का बदला लेने की ठानी और एक दिन वो भेष बदलकर सुरेश के पास गया। सुरेश ने उसे कोई बड़ा आदमी जानकर उससे पूछा, कहिए सर, कितने तरबूज दे दूं आपको? आप 10 तरबूज पैक कर दीजिए। ठीक है सर। तरबूज लेने के बाद रघु ने सुरेश से कहा, अरे दिखने में तो आप बहुत भले और अच्छे आदमी लगते हैं, यूं कब तक तरबूजों को बेचेंगे? कुछ बड़ा काम क्यों नहीं करते? अरे सर, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं तरबूज बेच लूँ यही काफ़ी है। लेकिन हाँ, मैं 3 करोड़ जीतने का सपना जरूर देखता हूँ। अब मेरी बात सुनिए, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उससे आप 3 का 300 करोड़ कमा सकते हैं। 300 करोड़? वो कैसे सर? देखो, मैंने अच्छे अच्छे लोगों की तकदीर बदली है। आने वाले इलेक्शन में तुम एमएलए के लिए खड़े हो जाओ, तुम्हें जिताना मेरा काम है। सुरेश रघु की बातों में आ जाता है और एमएलए बनने के सपने देखने लगता है। एक दिन रघु सुरेश से कहता है, सुरेश जी, आप एक काम कीजिए, जितने आपके पास तरबूज और पैसे हैं सभी को ट्रैक्टर में भरकर सभी लोगों के पास मुफ्त में बांटिए, फिर आपको वोट पक्के ही मिलेंगे। सुरेश ऐसा ही करता है और ट्रैक्टर में सभी तरबूज लादकर गांव में जाता है और लोगों को तरबूज के साथ पैसे भी देता है और उनसे कहता है, भाइयों मुझे माफ करना, ये लीजिए मैं आपको तरबूज और पैसे दे रहा हूँ, अपना वोट मुझे ही देना। लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही सुरेश पगला जाता है, क्योंकि वो हार चुका होता है और एमएलए बनने के लालच में अपनी सारी संपत्ति भी गंवा देता है। अब वह पागलों की तरह मार्केट में घूमता रहता है और सभी लोगों से कहता है, देखो देखो, मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मुझे सलाम करो, मैं यहाँ का एमएलए हूँ। और ऐसे ही उसने एक दिन एक पुलिस वाले से कहा, अरे अरे, तुम मुझे सलाम क्यों नहीं करते? मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मुझे सलाम करो। अच्छा, तुझे सलाम करे? चलो पकड़ो इसे, पागल खाने में भर्ती कर दो। पुलिस सुरेश को पकड़कर पागल खाने में बंद कर देती है और अपने लालच के चक्कर में सुरेश एमएलए बनना तो क्या, तरबूज बेचने से भी रह जाता है।
जमालपुर गांव में गोलू नाम का एक ऑटो वाला रहता था। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। जब भी उसकी अच्छी कमाई होती तो अपने परिवार के लिए ढेर सारे तोहफे, कपड़े और खिलौने लेकर आता था। अरे सविता, मुन्नी, गुड्डू, बाहर आओ, देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये लो बच्चों तुम्हारे लिए खिलौने, और सविता ये तुम्हारे लिए साड़ियाँ। इतने सारे तोहफे? अरे क्या बात है, आप इतने सारे पैसे तोहफों में क्यों खर्च कर देते हैं? कोई बात नहीं सविता, मैं कमाता किसके लिए हूँ? तुम्हारे और बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में अचानक महामारी फैल गई और सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया। लॉकडाउन के चक्कर में सभी काम धंधे बंद हो गए, जिसके कारण गोलू को भी काफी नुकसान हुआ। गोलू के पास 3 ऑटो थे, उसके तीनों ड्राइवर अपने गांव वापस चले गए। अब हम क्या करेंगे जी? ये तो बहुत नुकसान की बात है। तुम फिक्र मत करो, भगवान ने तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इस लॉकडाउन में भी भगवान कुछ ना कुछ अच्छी कमाई का साधन दे ही देगा। गोलू और उसकी पत्नी बहुत धार्मिक विचारों के थे। वे सारी रात भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। अगर मैंने कोई नेक काम किया है तो कल तक कोई रास्ता सुझा, कोई कमाई का साधन बना। हे भगवान, इस समय में आप ही हमारा सहारा हैं। आप ही हमारी मदद करो। अब आप ही हमें रास्ता दिखाओ, हम क्या करें? और रात को दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना कर कर सो गए। उन्होंने जब सुबह उठकर देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। तीनों में से एक ऑटो गोल्डन ऑटो में बदल चुका था। गोलू और उसकी पत्नी बहुत हैरान हुए। ये गोल्डन ऑटो? लगता है मेरे प्रभु ने मेरी बात सुन ली। जय हो प्रभु, जय हो। हे प्रभु, ये क्या, तेरी महिमा अपरंपार है। तूने तो मेरे ऑटो को सोने में ही बदल दिया। दुकानें खुलने पर गोलू ने सोने का एक टुकड़ा ले जाकर सुनार को बेचा और उससे जो पैसे मिले उससे अपना घर का खर्च चलाने लगा। और लॉकडाउन खुलने पर उसने दोनों ऑटो को जोड़कर एक लंबा ऑटो बना लिया और उसे लेकर सड़क पर निकला। तभी एक पुलिस वाले ने उसे रोका। अरे रुको, ये इतनी लंबी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या है ये? कुछ नहीं साहब, ये मेरे ऑटो हैं। मैंने दोनों को जोड़कर एक लंबा ऑटो बना दिया है। सरकार भी तो यही कहती है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। अब देखिए, इसमें सवारियां दूर दूर बैठेंगी और सभी सुरक्षित रहेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। और गोलू जब घर वापस आता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि उसका गोल्डन ऑटो फिर से एक आम ऑटो में बदल गया था। गोलू भगवान का इशारा समझ जाता है। भगवान ने उसे गोल्डन ऑटो सिर्फ मुश्किल के दिनों के लिए दिया था। और गोलू फिर से ऑटो चलाकर मेहनत करने लगता है और उसके अच्छे दिन लौटने शुरू हो जाते हैं। Please subscribe.